गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश, जिसे अंग्रेजी में अनसिन पैसेज कहते हैं। इसको हम आज समझेंगे और उदाहरण सहित समझेंगे ताकि हम जांच पाएं और इसकी विधि को समझ पाएं कि ये किस प्रकार लिखे जाते हैं और इसके मुख्य आधार क्या होते हैं। इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जाते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अपठित गद्यांश, अपठित यानी जो पहले पढ़ा नहीं गया हो, जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, वैसा कोई गद्यांश, वैसा कोई कहीं किसी पुस्तक का या किसी पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ या किसी कहानी का कोई गद्यांश। गद्य यानी वो प्रक्रिया जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सारी गद्य की रूपरेखाएं हैं। तो इन हमारी पाठ्य पुस्तक में से या किसी भी पुस्तक में से किसी भी एक गद्यांश को उठा लिया जाता है जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा है, वो इसमें लिया जाता है। और ये किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, जैसे कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र। किसी भी विषय का हो सकता है। तो इसे किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से नहीं कि या निर्धारित क्षेत्र कर दिया हो कि इसी रूप में लेना है। इस गद्यांश को हम किसी भी पुस्तक से, किसी भी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन भाषा के आधार पर, अगर हिंदी में है तो हिंदी भाषा के आधार पर हिंदी पुस्तकों में से, और अगर अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी के आधार पर अंग्रेजी की पुस्तकों में से, चाहे वो राजनीति हो, साहित्य हो या अर्थशास्त्र हो, कला हो, विज्ञान हो, तो इससे संबंधित हो सकता है। कला विज्ञान, कला में आप देख सकते हैं कोई ड्राइंग से रिलेटेड हो या कोई पुरानी जानकारी हो, पत्थरों से जुड़ी हुई हो या नक्काशी से जुड़ी हुई हो। तो इस तरह साहित्य यानी लिटरेचर, राजनीति आप सभी समझते हैं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इन सभी विषयों पर ये आधारित होते हैं और एक गद्यांश को दे दिया जाता है जिससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके उत्तर जो है वो उसी गद्यांश में सम्मिलित होते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका जो सामान्य ज्ञान है वो भी बढ़ता है। तो जो कॉमन है यानी कॉमन नॉलेज होती है वो बढ़ती है और इसके साथ ही मानसिक विकास होता है छात्रों का। कैसे होता है कि वो उसी गद्यांश को पढ़कर उसे जांचने और ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनकी व्यक्तिगत योग्यताएं व अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। जब वो उसे पढ़ते हैं तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी ही तरह, अपने ही स्वरूप में वो उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं और उस विषय पर या उस गद्यांश से जुड़ी हुई उनकी खुद की क्या मान्यता है वो उनके प्रश्नों के उत्तर में झलकती है। तो एक तरह से यह व्यक्तिगत योग्यता से भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ाता है कि हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लिखते हुए और कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कौन सी बिंदुओं को डाल रहे हैं, हम उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। यह सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। अपठित गद्यांश की जो प्रश्नों को हल करने की जो मुख्य बातें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ये मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब भी आप गद्यांश को पढ़ें और उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हों। तो दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो भी पहले गद्यांश दिया गया है आपको उसको पूरी तरह पढ़ा जाए ताकि हम जांच पाएं कि वो कौन से विषय से संबंधित है। इसके साथ ही उसमें कौन से मुख्य बिंदु हैं उसे मार्क कर लिया जाए, रेखांकित कर लिया जाए। गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। तो जब हम प्रश्नों के उत्तर दें, जब आप किसी भी अपठित गद्यांश का प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि वो गद्यांश से हूबहू ना जुड़ी हो और गद्यांश से उसका उत्तर खोज उसे अपने सरल शब्दों में, अपनी भाषा में उसे लिखें। और उत्तर सरल व संक्षिप्त व सहज होने चाहिए। तो सरल भाषा में हो, संक्षिप्त यानी छोटे हो, बहुत अधिक लंबे ना हो, वो अंक के अनुसार हो। यानी अगर आपको 2 अंक का एक प्रश्न दे रखा है तो आपको उसमें 3 या 4 या 2 ही लाइनें लिखना ज़रूरी होगा। तो इसी आधार पर आपको संक्षिप्त होना चाहिए, सहज उत्तर देने चाहिए और सरल भाषा में। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए, साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। तो प्रश्नों का उत्तर ये नहीं कि बिल्कुल गद्यांश से हटकर आपने दिया, अलग थलग होकर दे दिया। ऐसा ना हो, जो कुछ भी हो उससे जुड़ा हुआ हो और उसी पर आधारित हो, कम से कम शब्दों में हो
और सरल भाषा में हो। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कोई प्रश्न कि राम कहाँ गया था, तो केवल उसी का उत्तर देना है कि वो क्यों गया था, किस लिए गया था, इसका उत्तर आपको नहीं देना है। तो अनावश्यक जानकारी उसमें आपको नहीं देनी है। उत्तर जो हो वो प्रसंग के अनुसार हो, जितना पूछा जाए उसी के अनुसार हो। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के जो शुरू या अंत में छिपा रहता है। तो अगर आपसे शीर्षक यानी टाइटल, तो उस अपठित गद्यांश का अगर टाइटल पूछा जाए, शीर्षक पूछा जा रहा है आपसे कि इसे कोई शीर्षक दीजिए, तो इसका उत्तर आपको पढ़कर गद्यांश के शुरू में ही मिल जाएगा कि किस पर आधारित है, और या फिर अंत में कि आपको क्या रखना चाहिए इस गद्यांश का जो शीर्षक है। मूल भाव के आधार पर ही शीर्षक रखना चाहिए। तो मूल भाव यानी जिस भाव को दर्शाया गया है, अगर बताया गया है कि गांधी जी की महानता से जुड़ा हुआ है तो उसी से संबंधित हो, या पानी की समस्या से जुड़ा हुआ है, या राजनीति से जुड़ा हुआ है वो गद्यांश, तो आप उसी पर आधारित सूझबूझ से एक अच्छा शीर्षक उसका लिखेंगे। तो आपके समक्ष एक अपठित गद्यांश का उदाहरण है। मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप इसे समझेंगे कि ये किस पर आधारित है। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, यानी खुली दृष्टि से, और बढ़ा चढ़ाकर सोचना चाहिए, केवल एक संकुचित दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत जो है सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है, और उन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया। यानी उन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की, जीवन में इतने बड़े बड़े सम्मान उन्हें हासिल हुए, उसके बाद भी अहंकारी नहीं रहे। वह कभी अहंकार जो है उनको छूकर भी नहीं गुजरा। वे सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना और बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सादा जीवन में उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कलाम जी तपस्या और जो क्रमठता की प्रतिमूर्ति थे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में उन्होंने कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो हमारे कलाम हैं यानी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी इच्छा शक्ति और उनके जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की और उनका व्यक्तित्व कैसा था, उससे जुड़ा हुआ है ये गद्यांश। आगे इसके हम प्रश्न देखते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा था? तो इसका उत्तर है विकासशील देश। तो अगला प्रश्न, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? भावुक। डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले डैश थे, यानी रिक्त स्थान है, तो क्या थे वो? वैज्ञानिक। तो वे वैज्ञानिक थे और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, यानी जो ठान लेते थे वो कर कर दिखाते थे। तो इन सभी के उत्तर हमें गद्यांश को पढ़ते ही समझ में आए कि उनके बारे में क्या क्या जानकारी हमने हासिल की। तो इसी तरह अपठित गद्यांश को आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है, रेखांकित करना है मुख्य बिंदुओं को, और उसके प्रश्नों के उत्तर सहज व सरल शब्दों में व संक्षिप्त आकार में देने हैं। तो इन मुख्य बातों को ध्यान रखें और इसी आधार पर अपठित गद्यांश को सॉल्व करेंगे, पूरा करेंगे। जो आपको असाइनमेंट मिला है वो कंप्लीट करेंगे और इन्हीं मुख्य बातों को ध्यान में रखकर उसके उत्तर देंगे। जो भी उत्तर आप लिखें वो मूल विषय से अलग नहीं होना चाहिए, जिस प्रसंग से पूछा जा रहा है उसी से संबंधित हो। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।